औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, बजट के ऊपर हमने काफ़ी सारी बातचीत म्यूचुअल फंड्स के साथ कर ली, ब्रोकरेज हाउसेस के साथ कर ली, बट वी थॉट दिस इज़ अ गुड टाइम to have a wrap up from an economist about the budget. So today we are going to talk with none else than Abis Salari. He happens to be a great economist. वो मईशत को भी समझते हैं और गवर्नमेंट की मशीनरी को भी समझते हैं. So उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो इस बजट में रखे गए अहदाफ को कैसे देखते हैं, माशी पॉलिसी को कैसे देखते हैं, एग्रीकल्चर को कैसे देखते हैं, फाइनेंस, ट्रेड एंड इकॉनमी को कैसे देखते हैं. So Abis Salari साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि जो करंट बजट है इसके ऊपर एक आप थोड़ा सा तायराना जायज़ा पेश करें कि इन जनरल हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द बजट. और ये जो बात बार बार होती है कि जो लेबर है, मज़दूर तबका है, इसके मिनिमम वेज का ख्याल कोई रखता है, कोई नहीं रखता है. इस बजट में आपका क्या व्यू है कि जो वज़ीर ख़जाना है हैज़ ही बीन एबल टू प्रेजेंट अ बैलेंस्ड बजट? देखिए, बैलेंस बजट तो शायद उसकी इस्लाह पाकिस्तान में उस टर्म को हर कोई अपने अपने तरीके से बयान करता है. Right. अगर हम इस बजट को देखते हैं तो ये बजट है जो कि IMF प्रोग्राम के अंदर रह के बनाया गया और उसमें मेजर जो भी डिटर्मिनेंट हैं वही हैं जो कि IMF के स्टाफ मिशन के साथ पहले से तय पा चुके थे. सिर्फ जो फ़र्क आया वो ये था कि इस IMF प्रोग्राम और पिछले तमाम IMF प्रोग्राम में कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट के फ़ौरन बाद लिया गया था. तो उसमें जो एटलीस्ट मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी थी वो थोड़ी बहुत केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरानिए में वो आ चुकी थी, जिसको कि अब कैपिटलाइज करने की बात हो रही है. वरना अक्सर ये होता था कि बिल्कुल ही ज़ीरो बल्कि माइनस से हम स्टार्ट करते थे IMF प्रोग्राम में और उसमें जो बहुत से मेजर लेने होते थे वो मज़ीद टफ हो जाते थे. तो कम से कम एक वो चीज़ आपको देखने में नहीं आई या आपको ये देखने में नहीं आया कि IMF के प्रोग्राम के स्टार्ट में फौरी तौर पे रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो जाए और करेंसी की वैल्यू एकदम से गिर जाए. जो मेजर चैलेंज जिस पे कि बार बार तनकीद होती रही हुकूमत को और हुकूमत ने थोड़ी सी उसमें कोर्स करेक्शन भी की, वो IPPs के रकम है कि एक तरफ तो आपके पास रेजिलिएंट सस्टेनेबिलिटी फंड है IMF का क्लाइमेट चेंज के लिए $1.4 बिलियन का, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है. दूसरी तरफ जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो रेगुलर प्रोग्राम है उसमें हमें जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं उनको मिनिमाइज़ करना है. तो हुकूमत ने जो सोलर को डिस्करेज किया 20% इम्पोर्टेड पैनल्स पे ड्यूटी लगा के, जिसको बाद में 10 पे किया बहुत ज़्यादा तनकीद के बाद, मेरा ख्याल है कि वो अभी भी शायद ज़्यादा है और जो मुझे नतीजा निकलता हुआ देख रहा हूँ वो शायद ये होगा कि अब लोग सोलर पैनल के साथ अपनी बैटरीज भी लगा लेंगे. वो ग्रिड से बिजली लेना बिल्कुल बंद कर देंगे, जैसे कि PTCL के कनेक्शन के साथ इस वक्त हो रहा है कि वो उसी दिन इस्तेमाल में आता है जब मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होती है. वरना वो हैंड उसमें महीनों किसी की बेल नहीं होती. तो ये चीज़ जो है वो होगी जिससे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस मज़ीद बढ़ेंगे. फिर हम रेवेन्यू को अगर देखते हैं मौजूदा बजट में तो रेवेन्यू गो के उसमें एक खातिर खा इजाफा हुआ, लेकिन IMF का टारगेट पूरा नहीं हो सका. जब टारगेट पूरा नहीं हो सका, अगला टारगेट मज़ीद बढ़ा, तो नतीजतन हमने देखा कि हुकूमत दोबारा से इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे ही उसका दारोमदार है, जिसकी एक निशानी कार्बन टैक्स जो ₹2.5 फी लीटर है. अब अगेन इसको आइडियली तो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे होना चाहिए था. जो ज़्यादा पोल्यूट करता है उस पर आप ज़्यादा टैक्स लगाएं, जो कम करता है उस पर कम टैक्स लगाएं. यानी आप हाइब्रिड गाड़ी में जो है वो पेट्रोल 1 लीटर डलवा लें या किसी पुरानी वैन या ट्रक में जो कि अपना जो मिशन है वो बुरी तरह से छोड़ता हुआ सारी फ़ज़ा को आलूदा करता चला जा रहा है, उसमें डीजल डलवा लें. दोनों पे ₹2.5 लीटर जो है वो टैक्स
और फिर अगर वो टैक्स जो है वो कहीं पे रिंग फेंस होके वो क्लाइमेट चेंज फंड में नहीं आ रहा, या तो फिर तो उसकी आयद करने की कोई तुक नहीं बनती सिवाय इसके कि आप उसका रेवेन्यू जो है वो उससे पूरा करना चाह रहे हैं। राइट इसी तरह से सैलरीड क्लास जो है वो शायद उससे ज़्यादा बेहतर ट्रीट की जा सकती थी, लेकिन हमें मालूम है कि जो रिटेल सेक्टर है और जो कारोबारी हजरात हैं वो अभी भी FPR नेट में आने को तैयार नहीं है। नहीं है। तो ये जो बजट है ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि शायद इसमें ये दो चीज़ें जो मैंने बताई, एनर्जी पे और सैलरीड क्लास पे टैक्सेशन के, बाकी IMF के प्रोग्राम में इसी तरह का बजट ही बन सकता बन था। सकता बहुत ज़्यादा उसमें मिरेकल की हमें तवक्को नहीं रखना चाहिए थी। दूसरा जो आपने सवाल किया मिनिमम वेज का, जी जी जी। देखिए वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो $4.20 के हिसाब से अगर देखें तो जो मिनिमम वेज महीने की बनती है वो तकरीबन जो पावर्टी लाइन बनती है, जिसके नीचे आप ख़त गुर्बत से नीचे होंगे, अगर आपकी रोज़ाना की उजरत जो है वो $4.20 नहीं, तो $4.20 को अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लें आज के डॉलर के रेट से, या तो ये तकरीबन उतनी ही रकम बनेगी जो कि पिछले बजट में मिनिमम वेज मुकर्रर की गई थी। राइट ठीक है, तो अगर आपकी मिनिमम वेज लेने वाला दुनिया के मेयार के मुताबिक ख़त गुर्बत से नीचे है तो लामहला तौर पे इसमें इजाफा होना चाहिए था। जी बिल्कुल सही। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की इस दलील से मुत्तफिक हूँ कि शायद इसको इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल होता है, प्राइवेट सेक्टर में इम्प्लीमेंट करवाना और मुश्किल होता है। कंपनीज जो हैं वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देती, कंपनीज जो हैं वो थर्ड पार्टी के ज़रिए हायरिंग कर रही होती हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बेंचमार्क बन जाता है राइट सरकारी मुलाजमिन के लिए भी, और मल्टीनेशनल या बड़े जो नेशनल कंपनीज हैं वो उस बेंचमार्क की रिस्पेक्ट करती हैं और आप उसको थोड़ा सा जो है इन्फोर्स करवा सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने तो उसमें इजाफा कर दिया, 40,000 कर दिया उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हद तक, लेकिन जाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट का जो है वो शायद मल्टीनेशनल पे उस तरीके से इन्फोर्स नहीं हो सकता जब तक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसको ना बढ़ाती। तो इसको बढ़ा देना चाहिए था। कम से कम आप ये तो ना हम स्टेटिस्टिकली कहें कि अच्छा जी इस वक्त मिनिमम वेज लेने वाला ख़त गुर्बत से नीचे है और पाकिस्तान में एक मेजॉरिटी जो है वो एम्प्लॉयड है, वो मिनिमम वेज ले रही है और वो ख़त गुर्बत से नीचे है। राइट बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। बिफोर मूविंग टू द रेवेन्यू टारगेट अचीवमेंट, जो अगले साल का रेवेन्यू टारगेट रखा है वो कितना अचीवेबल है या अचीवेबल नहीं है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ पे ज़रूर काइंडली कमेंट करें, एंड दैट रिलेट्स टू दी सर्कुलर डेट इशू रेजोल्यूशन। अब गैस सेक्टर के लिए भी ये बात गवर्नमेंट कर रही है कि वो जो गैस सेक्टर है उसकी रेजोल्यूशन के लिए भी वही रास्ता अपनाएगी जो पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट के इशू की रेजोल्यूशन के लिए उन्होंने अपनाया था। और गैस सेक्टर में भी अभी ये बहुत ही बात क्लैरिटी के साथ कही जा रही है कि 3 रुपये से 10 रुपये आप उसको पर यूनिट कहें या जो भी उसका यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वो गैस भी महंगी होने जा रही है। सो आप इसको कैसे देखते हैं कि एक गवर्नेंस का चैलेंज है, वो सालों साल मल्टीप्लाई हो के बिलियंस ऑफ रुपीज़ का डेट खड़ा कर देता है, फिर उसके बेनिफिशरीज़ के तौर पे बैंक सामने आ जाते हैं। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट जो है वो 2.5 ट्रिलियन का जो डेट है वो अगेन अब बैंकों को उसके ऊपर सूद मिला करेगा फॉर 7 ईयर्स, और इसी तरह के 7 से 10 साल तक का कहते हैं मुआहदा होने जा रहा है बैंकों के साथ टू रिजॉल्व द गैस सेक्टर सर्कुलर डेट। So you agree with this type of moving forward strategy कि जिसमें सार्फिन के ऊपर जो है वो बोझ जो है वो पड़ता चला जाए? सानी मैम, मैं बड़ी खुशी से ये बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते है कि हुकूमत इस पे पूरी पॉलिटिकल विल के साथ अमल करे और ये एक दफ़ा इस मुसीबत से हमारी जान छूटे। राइट अदरवाइज़ हमारे बच्चे और शायद उनके बच्चे जो हैं, जैसे हम पिछले कोई हमारे वालिदैन के जो हैं वो ये सारे चार्जेस और सुपर सरचार्जेस और एक्स्ट्रा सरचार्जेस देते चले आ रहे हैं।
अब हमने देने शुरू किए हैं राइट। और कल को हमारे बच्चे भी इसको भुगत रहे होंगे और ये बढ़ता चला जाएगा। इसको कहीं ना कहीं पे रोकना ब्रेक होगा। लगनी है और शायद वो ब्रेक जो है वो मेरे और आपकी और बाकी जो सार्फिन हैं उनकी जेब पे बोझ लग के बने। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर इसको नहीं उतारा जाएगा तो ये तो सूद मरकब है बिल्कुल और ये ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि मल्टीप्लाई होता रहेगा, चलता रहेगा और ये वो महाजन के सूद की तरह जो या बनिए होते थे कि कभी भी ख़त्म नहीं खत्म नहीं होगा। होगा, बल्कि हमारी अपनी मालो मता जो है वो सारी इसमें लग जाएगी। तो बस एक दफ़ा ये प्लान बना लें और इसको अगर ये अमल करें फिर उसमें एक्सेप्शन कोई नहीं होनी चाहिए। 2 साल 3 साल जो भी है उसको करें और इससे जान छुड़ाएं। कम से कम हमारे बच्चों की जान तो इससे छूट जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आबिद सलारी के साथ हम समझेंगे कि वो जो ऑन द ग्राउंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इकनॉमिक पॉलिसीज़ है। ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि जो अगले साल का रेवेन्यू का हदफ रखा गया है वो आपके ख्याल में कितना रियलिस्टिक है? क्या गवर्नमेंट ये हदफ हासिल कर लेगी? देखिए, अगर पिछले साल जो कि बहुत टफ साल रहा है उसमें कुछ 26% गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू बढ़ा लिया तो मेरा ख्याल है कि नॉमिनल अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो शायद बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि अब इंपोर्ट पे भी बहुत सी पाबंदियां जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं और गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू सोर्स जो है वो इंपोर्ट पे के वक्त पे लगने वाली जो ड्यूटीज़ होती थी वो था। अब थोड़ी सी आपकी इकॉनमी में भी हलचल जो है वो होना शुरू हुई है। अगर कोई IMF के साथ, तो मैं उस पर कोई कतई बात इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे नहीं मालूम, स्पेकुलेशन मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जैसा कि आमतौर पे IMF प्रोग्राम में होता है अगर रुपया जो है वो भी अपनी कदर थोड़ी सी डॉलर के मुकाबले में आने वाले जो चंद महीने हैं उसमें खोता है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ से वो जो डेप्रिसिएशन है उस पर भी आपकी जो नॉमिनल टर्म्स में जो है वो रेवेन्यू बढ़ रहा होगा। अगर इन सारी चीज़ों के नतीजे में इन्फ्लेशन में थोड़ा सा इजाफा होता है तो वहाँ से भी रेवेन्यू में इजाफा हो रहा होगा। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। इसमें सिर्फ असल इशू इस वक्त इशू जो है वो टैक्स कलेक्शन का नहीं, इस पर क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन का है कि अगर टैक्स जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों ने देना है जो कि फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा है और सैलरीड क्लास है। अगर टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से ही आना है और वो कंजम्पशन टैक्स ही है जो कि एक रिग्रेसिव मॉडल होता है तो रेवेन्यू तो पूरा हो जाएगा। लेकिन वो जो एक टैक्स की स्पिरिट है, देखिए टैक्स की स्पिरिट क्या होती है? टैक्स की स्पिरिट होती है कि ये हुकूमत के पास एक टूल होता है कि अमीरों से उनकी आमदनी के हिसाब से पैसे वसूल करे, अपने जो है उसको अपनी आमदनी बनाए और फिर वो उस तबके पे खर्चे उसकी फलाह बहबूद के लिए जिसकी आमदनी कम है, उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए, उनकी सेहत की सहूलतों के लिए, उनकी सिक्योरिटी की सहूलतों के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो ये एक किस्म का इकोनॉमिक जस्टिस का टूल होता है। अब अगर उससे इकोनॉमिक जस्टिस नहीं आ रहा और इक्विटी नहीं आ रही है तो रेवेन्यू तो पूरा हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन पे बहरहाल बहस चलती रहेगी। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं क्लाइमेट चेंजिंग क्लाइमेट के चैलेंजेस को। पाकिस्तान इस वक्त ख़ास तरह के चैलेंजेस से दरपेश है when it comes to the water conservation, when it comes to the change in the climate। अभी हमने इस्लामाबाद और KP और गिलगित में देख लिया कि क्या कुछ हुआ है। सो ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की टू रेस्पेक्ट द क्लाइमेट रिलेटेड कमिटमेंट्स, उसकी इन्फोर्समेंट की तरफ आपको कितनी डायरेक्शन नज़र आती है? और ये जो वाटर कंजर्वेशन है इस साइड पे भी गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि चीज़ें गवर्नमेंट के पास फिजिकल स्पेस होगा कि वो कुछ कर सकेगी? इस पे अगले 18 महीनों में काफ़ी सारा काम होगा, क्योंकि IMF से पैसे इसी चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो जो $1.4 बिलियन मिल रहे हैं रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी फंड के,
वो मिली डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस, अडाप्टेशन, मिटिगेशन और वाटर की स्पेशली मोनेटाइजेशन और वाटर कंजर्वेशन के लिए हैं। जो पहली किस्त है उसकी वो सितंबर में जो आईएमएफ का रिव्यू होगा हमारे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम का, बड़े प्रोग्राम का, उससे मशरूत है। राइट। तो अगर वो उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान गो थ्रू हो जाएगा, तो अगर वो होता है तो उसके बाद कहीं जाके अक्टूबर नवंबर में ये क्लाइमेट चेंज वाले लोन की पहली किस्त जो है वो रिलीज़ की जाएगी। तो जब आईएमएफ के साथ कमिटमेंट पाकिस्तान ने कर ली, हुकूमत ने इन सारी चीज़ों पे, तो फिर तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी करना होगी। जब क्वार्टरली रिपोर्टिंग करना होगी तो उन पे काम भी करना होगा, और जब काम करना होगा तो जो बहुत सी इस वक्त हम लैक ऑफ इन्फोर्समेंट देख रहे थे, शायद उसमें काफ़ी सारी बेहतरी आएगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान को अनजस्टिफाइड फाटफ में फंसाया गया था, लेकिन या ग्रे लिस्ट में जाने से हमने अपनी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेड कर लिया, और उसकी आदत हो गई। इसी तरीके से ये जो क्लाइमेट चेंज का लोन है, गो के ये कर्जा है, लेकिन और हो सकता है कि इस कर्जे से कोई खातिर का इम्पैक्ट जो है वो ना निकले, लेकिन कम से कम एक चीज़ हो जाएगी कि वो जो लिप सर्विस थी क्लाइमेट चेंज की, वो लिप सर्विस से थोड़ी सी आगे जाके कम से कम अब हुकूमत को चेक बॉक्स को टिक करना होगा कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, वो अपनी रिपोर्टें जो हैं वो भी जमा करवाना होगी। तो हो सकता है कि ये ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी जो है एरिया बन जाए जब तक ये आपका रेजिलियंट सस्टेनेबिलिटी फंड ख़त्म होता है। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट की कारकर्दगी, विजन, मिशन कैसे नज़र आता है? ये तो सूबाई सब्जेक्ट है। जाहिर है कि वफाकी हुकूमत इसमें को बहुत ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर सकती। हर सूबे की अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी और हर सूबे के अपने अपने इनिशिएटिव और इंसेंटिव हैं। दो चीज़ें जिस पे कि इस वक्त वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बड़ा डेडिकेटेडली फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चर के सिलसिले में। पहली चीज़ जो है वो तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है। हमें स्पेशली जो हमारे पब्लिक सेक्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और जो प्राइवेट कमर्शियल कॉरपोरेशन हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स की, उनको देखना होगा कि हम कैसे इनोवेशन लेके आ सके अपने सीड्स में, जो कि बदलते हुए मौसमों का मुकाबला कर सकें। आपको इस वक्त हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ चाहिए, आपको ऐसी वैरायटीज़ चाहिए जिनको पानी कम लगे। आपको मौसमों के हिसाब से उनकी सोइंग और हार्वेस्टिंग जो है वो भी अब चेंज करनी है। हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से गंदम की फसल जब पक के एन कटाई के लिए तैयार होती है तो उस वक्त आपके आंधियाँ और झक्कड़ और बारिशें शुरू हो जाती हैं। एक स्पैन आता है जिससे कि खड़ी फसल जो है या जो कटी हुई फसल है वो तबाह होती है। तो जाहिर है कि आपको उसको ऐसे सीज़न को सेट करना है कि वो एक हफ्ता पहले उसकी कटाई हो सके, 2 हफ्ते पहले कटाई हो सके। उसके लिए आपके सीड्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको टेम्परेचर और मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी उसके मुताबिक एडजस्ट हो रही हो। जो हम बात करते थे एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की, ट्रैक्टर और मशीनों की, अब उससे बढ़ के बात एग्रीकल्चर डिजिटलाइजेशन पे चली गई है। अब तो ड्रोन का दौर है और ड्रोन के ज़रिए आपने अपनी फसल को मॉनिटर भी करना है, उसके ज़रिए स्प्रे भी करना है, उसके ज़रिए दवाइयों का स्प्रे भी करना है, बाकी चीज़ें भी देखनी है। सारी ऑटोमेशन की तरफ अब जा रही है पूरी दुनिया में ज़रा। उसके लिए हमें सिविलियन यूज़ के लिए ड्रोन पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि हमारी जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो मुतासर ना हो। तो एक तो इस पर फोकस करना होगा। तमाम हुकूमतों का अब जो सब्सिडी की बात है वो पैसे इधर लगने चाहिए रिसर्च में। और दूसरा जो है वो क्लाइमेट चेंज और इंडस वाटर ट्रीटी के तनाज़ुर में है, और वो ये है कि आपको अभी तो चूँकि जो भारतीय हुकूमत की आबी जारियत है उसका नताइज नज़र नहीं आ रहे हैं, चूँकि मानसून है और पानी इतना ज़्यादा है कि भारतीय हुकूमत जो है वो उसको रोक नहीं पा रही है। लेकिन सर्दियों में जब खुश्क साली आती है उस वक्त अपने हाइड्रो पावर डैम्स को 7-8 दिन के लिए बंद कर दे, फिर एकदम से खोल दे, फिर बंद कर दे, फिर खोल दे, तो वो जो एक अनसर्टेनिटी और अनप्रडिक्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी वाटर सप्लाई में, उसकी वजह से हमें कम से कम अपने ज़ेरे ज़मीन पानी को प्रिजर्व करना होगा। तो 3 सोर्स है ना हमारे पास पानी के, एक वो जो दरियाओं का पानी है, दूसरा जो बारिश होती है,
और उसकी वजह से जो ज़ेर ज़मीन पानी जाता है और फिर उसी ज़ेर ज़मीन पानी को ट्यूबवेल की मदद से आप बाहर निकालते हैं। तो ये जो सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल है पंजाब में, Yeah. इसकी पॉलिसी पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। Right. हमें नहीं पता इस वक्त के पाकिस्तान में कितने ट्यूबवेल हैं, हमें नहीं पता कि कितने मुकाब फुट पानी निकाला जा रहा है, Right. हमें नहीं पता कि कौन से एरियाज़ में पानी कितना तेज़ी से नीचे जा रहा है। ऐसे में और हम अभी तक वो पुराना जो एक मतरूक निज़ाम आपाशी है खालों वाला और वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कहीं से भी टूट जाता है और सारा पानी जहाँ मर्जी बह रहा होता है। तो अब अगर काश्तकार को पास कोई इंसेंटिव ही नहीं कि वो ना उसने डीजल का बिल देना होगा, ना उसने बिजली का बिल देना होगा, Right. तो जब तक इसको आप एफिशिएंट नहीं बनाएंगे इरिगेशन को, तब तक हम खुदा न खास्ता उस फेज में जा सकते हैं यहाँ पे कि ज़ेर ज़मीन पानी पंजाब की ज़रख़ीज़ ज़मीनों में मिले ही ना या बहुत ज़्यादा नीचे चले जाए। तो थोड़ा सा हमें वाटर इमरजेंसी जो है वो नाफिज करते हुए इस वक्त पूरे मुल्क की वाटर जोनिंग करना होगी। Right. उसको असेस करें और फिर उसके मुताबिक हमें एक कम्प्रीहेंसिव वाटर स्ट्रेटजी बनाना होगी। Zabardast. Nazreen, don't go nowhere. This is time for a short break. Let's meet after a short break. वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिर में सिर्फ एक पॉइंट रहता है जिस पर हम चाहेंगे कि आप ज़रूर रोशनी डाल दें, एंड दैट रिलेट्स टू दी फॉरेक्स रिज़र्व की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हुई है। 20 बिलियन के आसपास हमारे रिज़र्व्स हो गए हैं। करेंसी सीम्स स्टिल टू बी अंडर सम प्रेशर एंड देयर सर्टेन एनालिस्ट, आज भी 288 रुपये का जो रेट है वो डॉलर ने देखा है। सो सम पीपल सजेस्ट कि ये 300 रुपये का रेट भी क्रॉस कर सकता है। आपको वाकई सिचुएशन डिस्पाइट आवर गुड रिजर्व्स ऐसी दिखती है? मैंने जैसा कहा कि मैं आमतौर पे करेंसी के बारे में स्पेकुलेशन नहीं करता। राइट। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि हमारे नाज़रीन में से कोई मेरे गेस्टिमेट जो कि बड़ा गेस्ट वर्क होगा उसकी बेसिस पे कोई डिसीजन कर लें और वो कोसते रहे बाद में मुझे। लेकिन करेंसी जो है ये तो डिमांड एंड सप्लाई है और हुकूमत जो है वो अपने नेट इंटरनेशनल रिजर्व जो है वो बेहतर बनाने के लिए वो इंटरबैंक मार्केट से भी डॉलर जो है वो ख़रीद रही है। बिल्कुल ख़रीद। वो अभी जब इंपोर्ट्स खुलेंगी तो उसके लिए भी डॉलर्स चाहिए होंगे, तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ सप्लाई जो है वो भी उसी हिसाब से आपकी बेहतर है। क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर है आपके पास। अगर ये सितंबर वाले रिव्यू के बाद एक EFF की ट्रांच आ जाती है, एक RSF की ट्रांच आ जाती है, तो पाकिस्तान काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होगा कि बढ़ती हुई डिमांड को वो मीट कर सके। सो मेरा ख्याल है कि ये रेट बाउंड ही रहेगा। जो थोड़ा सा सिलसिला चल रहा है वो जो एक फेज़ हमने देखा था 2-2.5 साल पहले को रोज़ाना उठते थे तो उनको 10 रुपये डॉलर महंगा हो चुका होता था, जिसकी वजह से होर्डिंग भी हुई, ब्लैक मार्केटिंग भी हुई और बाकी मैल प्रैक्टिसेस भी हुई। इंशाअल्लाह उस तरह का कोई ख़तरा जो है फ़िलहाल मैं उसको नहीं देखा। आई कंकर विद डॉक्टर साहब व्यू के पाकिस्तान की जो करेंसी रिजर्व्स की पोजीशन है वो खासी स्टेबल है और मार्केट की कंडीशंस के ऊपर आई थिंक देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, बिकॉज हमारे रिजर्व्स की पोजीशन अच्छी है। गोइंग फॉरवर्ड हमारे इनफ्लोज अच्छे दिख रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो IMF के बजट पर अमल पैरा है एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि चीज़ें इकनॉमिकली स्टेबल होंगी, बेहतर होंगी। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है शाहिद अली हबीब। इनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये बाज़ार की जो परफॉर्मेंस है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं। शाहिद अली हबीब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much. Walaikum salam rahmatullah. Shai sir, we keep on seeing what your brokerage house is doing. You're doing a fantastic job. How do you look at the current market? 140 तक बाज़ार गई and going forward भी काफ़ी कुछ बाज़ार में नज़र आ रहा है। There are positive sentiments. बाज़ार अब एकदम ना रिवर्स होती है और ना ही वॉल्यूम्स गिर रहे हैं। That's a good sign. So how do you look at this situation? देखिए, यही तो ब्यूटी है मार्केट के, ये बाजार जो है ना कभी कभी आपको सोचने पे मजबूर करती है। ठीक है ना।
ठीक है ना। देखें अभी जो है मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और जब 1,40,000 इंडेक्स हो गया, 139,000 इंडेक्स हो गया, या तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिव्यू कर रहे हैं कि इज दिस द राइट टाइम टू बाय, सेलर्स आर आल्सो रिव्यूइंग वेदर दिस इज द राइट टाइम टू सेल। या सो द थिंग इज दैट के नंबर्स जो है ना वो बड़े अच्छे हैं, बड़े इंप्रेसिव हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी नंबर्स अच्छे हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स आ रहे हैं उनके भी नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। तीन चार कंपनीज के अनाउंसमेंट आए हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट आए हैं जून के, और एनालिस्ट आर एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट इन जून 2025 रिजल्ट। राइट आई थिंक द नंबर्स आर गुड। मॉनेटरी पॉलिसी में अभी हम हर कोई ईज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है 50 बेसिस पॉइंट का, कुछ लोग 100 बेसिस पॉइंट की भी बात कर रहे हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड भी नंबर्स अच्छे होंगे। तो आई थिंक प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑल्दो इट्स नाउ 7 times, which is higher. Earlier we were having like 6 times, 6.2 times. Yeah. But still taking into account the current interest rate regime, ये जरा attractive price earning multiple है। So मुझे जी, लगता लास्ट है टाइम कि यू market सेड कि इंशाल्लाह 8 का तो पोटेंशियल बनता है, 8 हैपेंस टू बी आवर एवरेज एंड वी बिल्कुल स्टिल सी अ 8 लॉट का ऑफ लगता है, इंटरेस्ट। या बिकॉज हमारा एवरेज जो है ना प्राइस अर्निंग मल्टीपल, अगर आप देखें कि इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट जब 9 से 11% का होता था, या तो हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल बिटवीन 9 to 10 रह चुका है। तो Yeah. मैं 8 इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा 11% की तरफ है, Yeah. तो हो सकता है 8 होना चाहिए। तो स्टिल वी हैव अ रूम। शायद साहब ये फरमाएं कि गिवन दिस पॉलिसी, गिवन दिस बजट, रेवेन्यू और टारगेट्स पे भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। सो गोइंग फॉरवर्ड बैंकिंग सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, यही लाइन है या आपको बाजार में और भी कुछ नज़र आता है, या सर्कुलर डेट रेशियो रेजोल्यूशन? मुझे लगता है कि देखिए बैंकिंग सेक्टर ने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप 2025 का ईयर टू डेट देखें, या तो पिछले जो इंडेक्स बढ़ा है 18-19% का, इसमें ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है 65-67% कंट्रीब्यूशन बैंक्स की रैली रही है। Yes. ठीक है ना। इसके बाद सीमेंट्स और फर्टिलाइजर की रैली है। Yeah. ईएनपी ने तो इतना परफॉर्म नहीं किया इस साल। Yeah. सो मुझे लगता है कि सीमेंट्स परफॉर्म करेंगे बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसकी एक्टिविटी वगैरह होगी। Yeah. और इंटरेस्ट रेट नीचे भी हैं, तो ये ज़ाहिर हाईली लेवरेज सेक्टर है। Yeah. तो इसमें परफॉर्मेंस होगी। इसके अलावा कंज्यूमर सेक्टर में भी जैसे आपने कहा उसमें भी होगी। Yeah. थोड़ी फर्टिलाइजर में थोड़ी सी ऑफटेक बेहतर होना लग रही है मुझे, आगे जाके वो उसमें बेहतरी हो सकती है। राइट। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन सेक्टर्स में जहाँ पे इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस, ईएनपी मुझे लगता है कि ये सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशंस वगैरह जैसे हो रही हैं, ये और गैस के ऊपर भी बात हो रही है, गैस के सर्कुलर डेट के ऊपर भी, जो कि इतनी जल्दी नहीं होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगी, लेकिन इंशाल्लाह इसमें भी रैली हो सकती है। सो आई थिंक बट ये बिल्कुल क्लियर है कि जो फिक्स इनकम से पैसे जो हैं वो कन्वर्ट होना शुरू होंगे इक्विटीज की तरफ। ठीक है ना। और वो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो अभी 4 ट्रिलियन से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जिसमें सिर्फ 10% इक्विटीज के अंदर है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको जिस तरह की पावर सेक्टर में एक रैली दिखी, यानी पावर सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स, पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, आपको एसएसजीसी, एसएनजीपी और मारी में भी पोटेंशियल दिखता है? देखिए इसमें फंडामेंटली साउंड कंपनीज जो है ना, जैसे पीपीएल, ओजीडीसी और पीएसओ, दे आर फंडामेंटली साउंड कंपनीज। ठीक है ना। Right. ट्री नॉट भी फंडामेंटली बहुत साउंड है, या जिसकी बुक वैल्यू भी बेहतर है, फंडामेंटली साउंड भी है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट है। या बाकी जो दूसरी कंपनीज का आपने नाम, मारी भी बहुत अच्छी है, मारी रिलेटिवली एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर पीपीएल, ओजीडीसी, लेकिन फिर भी नॉट बैड। या बट मेरे ख्याल से ये 4-5 स्टॉक्स आपने बिल्कुल सही कहे हैं। हमारी रिसर्च भी इसमें बुलिश है, और किसी में बुलिश ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन सही हैं, अच्छे हैं। और जो दूसरी कंपनीज का आपने नाम लिया जैसे स्विस हाउस वगैरह, वो हमारी रिसर्च कवरेज में नहीं है, लेकिन रिलेटिवली दूसरी कंपनीज की बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि उन कंपनीज में ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है शाहिद साहब, प्रोग्राम का वक्त जो कि ख़त्म हो रहा है, वी वुड वांट यू to kindly give a message to the investor. You want them to be cautious or you want them to be bullish in the market? नहीं, मेरे ख्याल से कॉशियस का तो नहीं होना चाहिए रिलेटिवली मार्केट में, क्योंकि अगर आप फंडामेंटली
मार्केट में स्ट्रॉन्ग लगती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, तो मुझे लगता है इक्विटीज़ में कन्वर्ट आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शाहिद अली हबीब साहब का प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे आबिद सलहरी साहब, जो कि एक नॉन इकानमिस्ट हैं। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था शाहिद अली हबीब साहब ने। आबिद सलहरी साहब ने हमें मईशत के ऊपर बताया कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितनी ज़्यादा बहुत सारे मईशतदान और तज्ज़ियाकार पेश करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान बहुत अरसे बाद नज़र आ रहा है कि वो उसकी मईशत जो है वो अब ट्रैक पर आ गई है। किसी हद तक स्टेबिलिटी की भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि नस्ल दर नस्ल ये जो सर्कुलर डेट एक्यूमुलेट हुआ है, ये अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद भी अगर पास ऑन हो जाता है और ख़त्म हो जाता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हम हमारे बच्चों को जो है वो एक कर्ज़े वाली सिचुएशन में से निकाल कर जा रहे होंगे। वो समझते हैं कि ये 6-7 साल अगर लेवीज़ के नाम पर, डेट लेवी के नाम पर थोड़ी सी गैस और बिजली महंगी हो जाएगी तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, बिकॉज़ हम जितने ज़्यादा चक्की में पिस रहे हैं, थोड़े से और भी पिस जाए तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आगे आने वाली नस्लों को ये कर्ज़ा पास ऑन नहीं होगा तो फिर दे विल बी एबल टू रीप द बेनिफिट। एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर उन्होंने कहा कि चूँकि अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि सूबे एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को ठीक से तरतीब दें, बिकॉज़ पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है विद द एग्रीकल्चर पॉलिसी। और जो वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर IMF क्लाइमेट चेंज के नाम पे काफ़ी सारे पैसे देने जा रहा है। वो समझते हैं कि चूँकि अब ये 1.4 बिलियन कर्ज़ा क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट के नाम पे मिल रहा है, इसलिए पाकिस्तान में टू द एक्सटेंट ऑफ बॉक्स टिकिंग एक्सरसाइज कुछ स्टेप्स तो ले लिए जाएंगे, जिसकी वजह से हमने देखा कि KP में काफ़ी जानों का ज़िया हुआ, इस्लामाबाद में जानों का ज़िया हुआ। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि अब जब टाउन प्लानिंग हुआ करेगी तो ये देखा जाया करेगा कि यार वाटर का बेसिक फ्लो किस तरफ है, और उसको देखते हुए हाउसिंग सोसाइटीज़ को डिज़ाइन किया जाए। इन जनरल मईशत के ऊपर ही वाज क्वाइट ओके एंड फाइन, एंड ही वाज लाइक कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है। करेंसी के ऊपर ही सेड टू अस कि ही डजंट वांट टू मेक अ कमेंट ऑन द मार्केट speculation or manipulation, whatever one may want to call it, but he was of the opinion कि जो रिज़र्व्स की पोजीशन है $20 बिलियन की, वो इतनी स्टेबल है कि मार्केट के अंदर प्राइस जो अप डाउन हो रही है डॉलर की, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि सितंबर अक्टूबर में $1.5-2 बिलियन और IMF से आने हैं। शाहिद अली हबीब साहब ने मार्केट के बारे में हमें बताया कि 139-40,000 का लेवल ही थॉट देयर इज़ क्वाइट सस्टेनेबल, एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि बाज़ार चूँकि अभी ये 6-6.5-7 के मल्टीपल पर है और 8 तक का पोटेंशियल है। तकरीबन ब्रोकरेज हाउसेस एनालिस्ट इस बात पे मुत्तफ़िक है कि बाज़ार में 8 का लेवल जो है वो मेरिट पर बनता है, गिवन द सस्टेन्ड इकनॉमिक पॉलिसीज़, करेंसी रिज़र्व्स, और जो इस वक्त की जो प्राइसेस हैं बहुत सारे लोगों की नज़र में ये 2010-12 वाली प्राइसेस भी नहीं है, और जो इंडेक्स लेवल है पुराना वाला 70-80 हज़ार का, उसके लेवल की भी अभी प्राइसेस आप किसी हद तक कह सकते हैं कि नहीं आई। सो गोइंग फॉरवर्ड शाहिद अली हबीब सेड के यहाँ से भी पोटेंशियल है। कॉशियस अप्रोच तो हमेशा एडवाइस की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एंड गोइंग फॉरवर्ड ही थॉट के जो ENP सेक्टर है, कंज्यूमर सेक्टर है, उसमें काफ़ी सारा पोटेंशियल है। सुई नॉर्थ के बारे में ही वाज पर्टिकुलरली पॉजिटिव, एंड ही थॉट कि गैस सेक्टर की रेजोल्यूशन भी पावर सेक्टर की तरह हो जाएगी और उसकी वजह से मार्केट एक और रैली देख सकती है। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला आइंदा भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।